नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आप मेरी कहानियों के साथ सुकून से रात बिताते हैं या दिन का थकान उतारते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे कमेंट में बताएं आप कहां से हैं और अभी कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी के साथ आराम से बैठिए या फिर बिस्तर पर लेटकर रिलैक्स कीजिए। मेरी कहानियां आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। ट्रॉम्स, नॉर्वे। बर्फ से ढका एक छोटा शहर जहां सर्दियों में सूरज बस कुछ घंटों के लिए आसमान में झांकता है। शहर के बाहरी छोर पर एक पुराना मॉर्ग है जिसके स्टील के दरवाजों पर जंग लग चुकी है। यहाँ डॉक्टर राघव शर्मा काम करते हैं। राघव 45 वर्षीय भारतीय मूल के फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के बाद भारत छोड़कर यहाँ आ बसे। उनके सहायक 24 वर्षीय एरिक जॉनसन, एक उत्साही नॉर्वेजियन युवा, हर विच्छेदन में उनकी मदद करता है। दोनों की जोड़ी अजीब लेकिन प्रभावी है। राघव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एरिक का स्थानीय ज्ञान। एक रात जब बर्फीला तूफान शहर को अपनी चपेट में ले चुका था, मॉर्ग के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। पुलिस इंस्पेक्टर लार्स अपने मोटे कोट में ठिठुरते हुए एक स्ट्रेचर पर लाश लाते हैं। लाश एक युवा महिला की है जिसे वे जेन डो कह रहे हैं क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं। इंस्पेक्टर बताते हैं कि लाश एक सुनसान घर के तहखाने में दबा हुआ मिला। उस घर में 5 लोग मरे पाए गए, लेकिन यह लाश अछूती थी, न कोई घाव न कोई निशान। लार्स कहते हैं, हमें सुबह तक रिपोर्ट चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। राघव और एरिक लाश को विच्छेदन कक्ष में लाते हैं। स्टील की मेज पर लाश को रखते ही कमरे में एक अजीब ठंडक फैल जाती है। महिला का चेहरा शांत, लगभग जीवित सा, लेकिन उसकी आंखें धुंधली और बेजान हैं। उसकी त्वचा असामान्य रूप से पीली और ठंडी है। एरिक मजाक करता है, ये तो वैक्स की मूर्ति लग रही है, लेकिन राघव का मन बेचैन है। राघव अपने उपकरण तैयार करते हैं, स्कैल्पल, फॉरसेप्स और रिकॉर्डिंग डिवाइस। एरिक कैमरा ऑन करता है। जैसे ही राघव पहला चीरा लगाता है, मॉर्ग की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। एरिक हंसते हुए कहता है, तूफान का असर होगा, लेकिन राघव का ध्यान लाश पर है। चीरे से खून नहीं निकलता, बल्कि एक काला, गाढ़ा पदार्थ बहता है जो हवा में सड़न की गंध फैलाता है। राघव ने अपने 20 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। वे लाश के अंदरूनी अंगों की जांच शुरू करते हैं। हृदय, फेफड़े और यकृत सब सामान्य दिखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलत है। फेफड़ों में पानी है, जैसे वह डूबकर मरी हो, लेकिन त्वचा पर कोई निशान नहीं। राघव एक नमूना लेता है और अचानक मॉर्ग का रेडियो, जो बंद था, अपने आप चालू हो जाता है। उसमें से एक गूंजती, अजीब आवाज आती है, जैसे कोई प्राचीन भाषा में बड़बड़ा रहा हो। एरिक घबरा जाता है, ये क्या था? राघव रेडियो बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करता। रात गहराती है और तूफान और तेज हो जाता है। राघव को लगता है कि लाश की आंखें हल्की सी हिली। वह इसे अपनी थकान का वहम मानता है, लेकिन एरिक चीख पड़ता है, डॉक्टर, उसकी उंगलियां, वे हिल रही हैं। राघव झटके से देखता है, लेकिन सब शांत है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ दिखता है। विच्छेदन के दौरान राघव को लाश के गले में एक छोटा, प्राचीन ताबीज मिलता है। उस पर नॉर्स रून्स, प्राचीन नॉर्वेजियन लेखन खुदे हैं। राघव इसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन ताबीज अचानक गर्म हो जाता है और उसका दस्ताना पिघलने लगता है।
वह चीखकर पीछे हटता है। एरिक डर से कांप रहा है। अध्याय का अंत एक सवाल के साथ होता है, यह लाश कौन है और यह ताबीज क्या छिपा रहा है। मॉर्ग के बाहर तूफान की आवाज अब किसी के चीखने जैसी लग रही है। मॉर्ग का कमरा अब और ठंडा हो चुका था। स्टील की दीवारों पर बर्फ की पतली परत जमने लगी थी, जैसे सर्दी कमरे के अंदर ही बस गई हो। डॉक्टर राघव शर्मा और एरिक जॉनसन दोनों की सांसें हवा में भाप बनकर उड़ रही थीं। राघव के हाथ में अभी भी वह प्राचीन ताबीज था जिसे उन्होंने जेन डो की लाश के गले से उतारा था। ताबीज की गर्मी से उनका दस्ताना पिघल गया था, लेकिन उनकी त्वचा पर कोई निशान नहीं था। ताबीज पर खुदे नॉर्स रून्स अजीब तरह से चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई आंतरिक रोशनी हो। एरिक, जो अभी भी सदमे में था, ताबीज को देखते हुए बड़बड़ाया, डॉक्टर, ये सामान्य नहीं है। मेरे दादाजी नॉर्स पौराणिक कथाओं की कहानियां सुनाया करते थे। वे कहते थे कि रून्स सिर्फ अक्षर नहीं होते, वे जादू या अभिशाप के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। राघव, जो हमेशा वैज्ञानिक तर्कों पर भरोसा करते थे, ने एरिक की बात को हल्के में लिया। एरिक, ये सब अंधविश्वास है। शायद ये कोई पुराना गहना है जो गर्मी सोख लेता हो। हमें इसका विश्लेषण करना होगा। लेकिन उनकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर होता था। राघव ने ताबीज को सावधानी से एक स्टील ट्रे में रखा। उन्होंने अपने दस्ताने उतारे और देखा कि उनकी उंगलियों पर हल्का सा जलन का एहसास था, जैसे ताबीज ने उनकी त्वचा को छुआ हो। उन्होंने एरिक से कहा, अपने उस दोस्त ओलाफ को ताबीज की तस्वीर भेजो। वह इतिहासकार है, शायद कुछ बता सके। एरिक ने अपने फोन से ताबीज की तस्वीर ली और ओलाफ को मैसेज किया। लेकिन जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, फोन की स्क्रीन टिमटिमाई और बंद हो गई। क्या बकवास है ये? एरिक ने फोन को हिलाया, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। मॉर्ग का माहौल अब और भारी हो गया था। बत्तियां फिर से टिमटिमाने लगीं और उस पुराने रेडियो से, जो बंद था, फिर से वह गूंजती अजीब आवाज आने लगी। यह आवाज अब और साफ थी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में बड़बड़ा रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। राघव ने रेडियो की ओर देखा। एरिक, इसे बंद करो। एरिक ने रेडियो का प्लग खींचने की कोशिश की, लेकिन वह दीवार से निकला ही नहीं। डॉक्टर, ये तो काम ही नहीं कर रहा। राघव खींचकर उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन आवाजें नहीं रुकती। अब वे दीवारों से गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में मौजूद हो। राघव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह लाश की ओर वापस मुड़े। जेन डो की लाश अभी भी स्टील की मेज पर पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब और पीला लग रहा था। राघव ने उसकी त्वचा को छुआ। वह इतनी ठंडी थी कि उनकी उंगलियां सुन्न हो गईं। उन्होंने स्कैल्पल उठाया और लाश के अंदरूनी अंगों की जांच फिर शुरू की। हृदय, फेफड़े और यकृत सब सामान्य दिखते थे, लेकिन उनमें एक अजीब सड़न थी, जैसे वे सदियों पुराने हों। राघव ने एक छोटा सा नमूना लिया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जो उन्होंने देखा वह उनके लिए अविश्वसनीय था। कोशिकाएं अभी भी सक्रिय थीं, जैसे लाश मरी ही न हो। ये कैसे संभव है? राघव ने बड़बड़ाया। एरिक, जो अभी भी रेडियो की आवाजों से परेशान था, मॉर्ग के एक कोने में खड़ा था। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। जहां लाश का काला गाढ़ा पदार्थ टपका था, वहां अब छोटे छोटे रूंस बन गए थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने उन्हें लिखा हो। डॉक्टर, ये देखिए। एरिक की आवाज में डर था। राघव ने फर्श पर देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। रूंस ताबीज पर बने रूंस से मिलते जुलते थे, लेकिन वे धीरे धीरे फैल रहे थे, जैसे कोई जीवित चीज।
हमें यहाँ से निकलना चाहिए, एरिक ने कांपती आवाज में कहा। राघव ने उसकी ओर देखा। नहीं एरिक, हमें पहले ये समझना होगा कि ये क्या है। हम पुलिस को बुलाएंगे। उन्होंने मॉर्ग के फोन को उठाया, लेकिन लाइन मृत थी। उन्होंने अपने मोबाइल की जांच की, कोई सिग्नल नहीं। बाहर तूफान और तेज हो गया था और खिड़कियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई थी। अचानक मॉर्ग का भारी स्टील का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। दोनों चौंक पड़े। कौन हो सकता है इस तूफान में, राघव ने बड़बड़ाया। एरिक डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ का एक ढेर और हवा की सनसनाहट। शायद हवा ने, एरिक ने बात पूरी नहीं की क्योंकि उसे कुछ अजीब दिखा। बर्फ में गहरे पदचिह्न थे जो मॉर्ग के दरवाजे तक आते थे, लेकिन वापस जाने का कोई निशान नहीं था। एरिक ने दरवाजा बंद किया और राघव की ओर मुड़ा। डॉक्टर, कुछ गड़बड़ है। राघव ने उसकी बात को अनसुना करते हुए लाश की ओर ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही वह मेज की ओर मुड़ा, उसका दिल जोर से धड़का। मेज खाली थी। जेन डो की लाश गायब थी। एरिक, राघव ने चीखा। दोनों ने मॉर्ग के हर कोने को खोजना शुरू किया। फ्रीजर, अलमारियां, यहां तक कि मेज के नीचे, लेकिन लाश का कोई निशान नहीं। राघव का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हो सकता है कोई इसे ले गया हो, लेकिन वह खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अचानक फ्रीजर का दरवाजा अपने आप खुला। उसमें से ठंडी धुंध निकली और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। राघव और एरिक ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर आतंक साफ दिख रहा था। धुंध के बीच उन्हें एक छाया दिखी, एक औरत की छाया जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राघव ने एरिक का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचा। एरिक, शांत रहो। लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। छाया धीरे धीरे साफ हुई और उनके सामने वही जेन डो की लाश खड़ी थी। उसकी धुंधली आंखें अब राघव को घूर रही थीं और उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अचानक रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार आवाज साफ थी, एक औरत की आवाज जो हिंदी में बोल रही थी। राघव, मुझे मुक्त करो। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आवाज उनकी मृत पत्नी अनन्या की थी। मॉर्ग में सन्नाटा छाया था, लेकिन वह सन्नाटा शांत नहीं बल्कि भयावह था। ठंडी धुंध फ्रीजर से निकलकर पूरे कमरे में फैल गई थी। डॉक्टर राघव शर्मा और एरिक जॉनसन की नजरें उस छाया पर जमी थीं, जो जेन डो की लाश जैसी लग रही थी। उसकी धुंधली आंखें राघव को घूर रही थीं और उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। रेडियो से गूंजती वह आवाज राघव की मृत पत्नी अनन्या की आवाज, राघव, मुझे मुक्त करो, अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। राघव का शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपने मन को समझाया, ये मुमकिन नहीं, ये मेरा दिमागी वहम है। लेकिन एरिक, जो डर से पसीने पसीने हो चुका था, चीखा, डॉक्टर, ये क्या है? ये लाश, ये खड़ी है। राघव ने एक गहरी सांस ली और एरिक को पीछे खींचा। शांत रहो एरिक, हमें इसका सामना करना होगा। अचानक छाया धुंध में गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। रेडियो की आवाज भी बंद हो गई। मॉर्ग में फिर से वही भयानक सन्नाटा छा गया। राघव और एरिक ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर आतंक साफ दिख रहा था। राघव ने मेज की ओर देखा। जेन डो की लाश फिर से वहां पड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसका चेहरा अब और भयावह लग रहा था। उसकी धुंधली आंखों में एक अजीब चमक थी। एरिक ने कांपते हुए कहा, डॉक्टर, हमें यहाँ से भागना चाहिए।
ये कोई साधारण लाश नहीं है। राघव ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनका वैज्ञानिक दिमाग अभी भी जवाब ढूंढ रहा था। नहीं एरिक, अगर हम भाग गए तो ये रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा। हमें पता करना होगा कि ये क्या है। उसी वक्त एरिक का फोन अचानक चालू हुआ। स्क्रीन पर ओलाफ का मैसेज था। एरिक ने जल्दी से उसे खोला। ओलाफ ने लिखा था, ये रून्स बहुत खतरनाक हैं। वे वेहेल्दा नाम की एक प्राचीन नॉर्स चुड़ैल से जुड़े हैं। वेहेल्दा एक ऐसी आत्मा थी जिसे सैकड़ों साल पहले अभिशापित किया गया था। ये ताबीज उसकी शक्ति को बांधता है। इसे मत छूना और उस लाश को तुरंत जलाओ। राघव ने मैसेज पढ़ा और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। चुड़ैल, ये सब बकवास है, लेकिन उनके मन में एक डर पनप रहा था। उन्होंने ताबीज को फिर से देखा जो स्टील ट्रे में पड़ा था। उसकी चमक अब और तेज हो गई थी और रून्स जैसे हल्के हल्के हिल रहे हों। एरिक ने कहा, ओलाफ ने कहा है कि वेहेल्दा की आत्मा अपने शरीर को छोड़कर किसी को भी अपने वश में कर सकती है। शायद ये लाश वेहेल्दा है। राघव ने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मॉर्ग में हो रही अजीब घटनाएं, रेडियो की आवाज, लाश का गायब होना और अब ये रून्स उन्हें मजबूर कर रही थीं कि वे इन बातों पर यकीन करें। राघव ने फैसला किया कि वे लाश को फ्रीजर में बंद करेंगे ताकि वह फिर से न हिले। उन्होंने और एरिक ने मिलकर लाश को स्ट्रेचर पर रखा और फ्रीजर की ओर ले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्रीजर का दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, मुझे छोड़ दो। यह वही आवाज थी, अनन्या की आवाज। राघव का दिल जोर से धड़का, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और लाश को फ्रीजर में धकेल दिया। दरवाजा बंद करते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। एरिक डर से पीछे हट गया। डॉक्टर, ये काम नहीं करेगा। हमें ओलाफ से और जानकारी लेनी होगी। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मॉर्ग के एक कोने में रखे पुराने लैपटॉप को चालू किया। इंटरनेट कनेक्शन कमजोर था, लेकिन किसी तरह वे ओलाफ से वीडियो कॉल पर जुड़ गए। ओलाफ का चेहरा स्क्रीन पर उभरा। वह परेशान लग रहा था। राघव, एरिक, तुम लोग उस मॉर्ग से तुरंत निकलो। वेहेल्दा कोई साधारण आत्मा नहीं है। नॉर्स कथाओं के मुताबिक वह एक ऐसी चुड़ैल थी जिसने अपनी शक्ति के लिए अपनी पूरी बस्ती को बलिदान कर दिया था। उसे पकड़ने के लिए पुजारियों ने उसे एक ताबीज में बांध दिया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित है। अगर तुमने उस लाश का विच्छेदन शुरू कर दिया तो तुमने अभिशाप को जगा दिया है। राघव ने पूछा, इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना चाहिए? ओलाफ ने गहरी सांस ली। वेहेल्दा की आत्मा अब तुम दोनों को अपने वश में करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारे डर, तुम्हारी यादों और तुम्हारे अतीत का इस्तेमाल करेगी। तुम्हें उस ताबीज को नष्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए एक प्राचीन नॉर्स रिचुअल करना होगा। मैं तुम्हें उस रिचुअल की किताब भेजता हूँ, लेकिन सावधान रहना। वेहेल्दा तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। कॉल अचानक कट गई और लैपटॉप की स्क्रीन काली हो गई। उसी वक्त मॉर्ग की बत्तियां फिर टिमटिमाने लगीं। राघव और एरिक ने पीछे मुड़कर देखा। फ्रीजर का दरवाजा हल्का सा खुला था और उसमें से एक काला गाढ़ा पदार्थ रिस रहा था। अचानक मॉर्ग के दर्पण में एक छाया उभरी। यह ज़ेंडो नहीं थी। यह एक औरत थी जिसके बाल लंबे और काले थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने राघव की ओर देखा और मुस्कुराई। राघव को लगा जैसे वह उनकी आत्मा को देख रही हो। अनन्या, राघव ने अनजाने में बड़बड़ाया। लेकिन वह अनन्या नहीं थी, वह वेहेल्दा थी। एरिक ने चीखते हुए राघव को हिलाया।
डॉक्टर, वहां कुछ नहीं है। दर्पण में कुछ नहीं है। राघव ने दर्पण की ओर देखा, वह खाली था। लेकिन उनके कानों में वह फुसफुसाहट फिर गूंजी, तुम मेरे हो। मॉर्ग में सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। फ्रीजर का दरवाजा हल्का सा खुला था और उसमें से रिसता हुआ काला गाढ़ा पदार्थ फर्श पर एक अजीब आकृति बना रहा था। डॉक्टर राघव शर्मा और एरिक जॉनसन दोनों पसीने पसीने थे। उनके चेहरों पर डर और अविश्वास साफ दिख रहा था। दर्पण में दिखी वहेल्दा की छाया और उसकी फुसफुसाहट, तुम मेरे हो, राघव के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। वह आवाज उनकी मृत पत्नी अनन्या की थी, लेकिन उसमें कुछ गलत था, कुछ भयावह। राघव ने खुद को संभाला और एरिक की ओर मुड़ा। एरिक, हमें शांत रहना होगा। हमें ओलाफ की बताई किताब ढूंढनी होगी। लेकिन एरिक की आंखें फ्रीजर पर जमी थीं। डॉक्टर, वो फिर से हिल रही है। राघव ने फ्रीजर की ओर देखा। जेन डो की लाश, जो उन्होंने अभी अभी बंद की थी, अब मेज पर वापस थी। उसकी धुंधली आंखें अब और चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जीवित शक्ति हो। ये असंभव है, राघव ने बड़बड़ाया। उन्होंने अपने वैज्ञानिक दिमाग को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन हर घटना उनके तर्क को चुनौती दे रही थी। उन्होंने फ्रीजर का दरवाजा जोर से बंद किया और ताला लगा दिया। अब ये कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उनकी आवाज में विश्वास की कमी थी। एरिक ने कहा, डॉक्टर, हमें ओलाफ से फिर संपर्क करना होगा। वो किताब, हमें उसे ढूंढना होगा। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने लैपटॉप फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अजीब टिमटिमाते रून्स दिख रहे थे, वही रून्स जो ताबीज पर खुदे थे। अचानक लैपटॉप से एक तेज चीख निकली और वह बंद हो गया। एरिक पीछे हट गया। ये क्या था? राघव ने गहरी सांस ली। हमें इस मॉर्ग में रहते हुए जवाब ढूंढने होंगे। चलो उस ताबीज की जांच करते हैं। उन्होंने स्टील ट्रे में रखे ताबीज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अब ठंडा था, इतना ठंडा कि उनकी उंगलियां सुन्न हो गईं। राघव ने उसे एक कपड़े में लपेटकर जेब में रख लिया। शायद ये हमें कुछ और सुराग दे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, मॉर्ग की बत्तियां पूरी तरह बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ आपातकालीन लाल बत्ती की हल्की चमक थी, जो कमरे को और भयावह बना रही थी। एरिक ने अपनी टॉर्च चालू की, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर थी, जैसे कोई शक्ति उसे दबा रही हो। डॉक्टर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने कांपते हुए कहा। राघव ने मना किया। नहीं एरिक, अगर हम भागे तो ये अभिशाप हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, मॉर्ग के फर्श पर बने रूस चमकने लगे। वे अब पूरे कमरे में फैल गए थे, जैसे कोई जाल बुन रहे हों। राघव को लगा कि दीवारें सिकुड़ रही हैं और हवा में एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। अचानक राघव को चक्कर आने लगा। उनकी आंखें बंद होने लगीं और वे फर्श पर गिर पड़े। एरिक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी बेहोश हो गया। जब राघव की आंखें खुलीं, वे मॉर्ग में नहीं थे। वे एक अंधेरे बर्फीले जंगल में खड़े थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा में एक भयानक सनसनाहट थी। सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, काली आंखें और एक भयावह मुस्कान। यह वहेल्दा थी। वहेल्दा ने हिंदी में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अनन्या की थी। राघव, तुमने मुझे जगाया है। अब तुम मेरे हो। राघव ने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। तुमने अनन्या को बचाया नहीं। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। राघव को अपने अतीत की यादें दिखने लगीं, अनन्या की बीमारी, अस्पताल के वो अंतिम दिन और उनकी असहायता। वहेल्दा ने हंसते हुए कहा,
तुम्हारा अपराध बोध मेरा हथियार है। राघव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकली। वहलदा उनके करीब आई और उसने राघव के सीने पर अपना ठंडा हाथ रखा। राघव को लगा जैसे उनकी सांस रुक रही हो। तभी उन्हें एरिक की आवाज सुनाई दी, डॉक्टर जागो। राघव की आंखें खुली। वे मॉर्ग के फर्श पर पड़े थे और एरिक उन्हें हिला रहा था। डॉक्टर, आप ठीक हैं? आप चीख रहे थे। एरिक का चेहरा डर से सफेद था। राघव ने अपने माथे पर पसीना महसूस किया। मुझे सपना आया। वहलदा, उसने मुझसे बात की। एरिक ने चौंक कर पूछा, क्या कहा उसने? राघव ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। वह मेरे अतीत का इस्तेमाल कर रही है। वह मेरे दिमाग में घुस रही है। उसी वक्त फ्रीजर का दरवाजा फिर से खुला। इस बार काला पदार्थ तेजी से बाहर निकला और दीवारों पर चढ़ने लगा। राघव और एरिक ने देखा कि लाश अब मेज पर नहीं थी, वह फ्रीजर के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें राघव को घूर रही थीं। एरिक चीखा, डॉक्टर, ये हमें मार डालेगी। राघव ने हिम्मत जुटाई और फ्रीजर की ओर बढ़ा। उन्होंने लाश को बाहर खींचा और उसे फिर से मेज पर लिटाया। हमें इसे रोकना होगा, एरिक। हमें वह किताब ढूंढनी होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश को छुआ, उनकी जेब में रखा ताबीज गर्म होने लगा। राघव ने उसे बाहर निकाला। रूम्स अब लाल रंग से चमक रहे थे। अचानक मॉर्ग का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। इस बार खटखटाहट इतनी जोरदार थी कि दीवारें हिलने लगीं। एरिक ने डरते हुए कहा, कोई बाहर है? राघव ने दरवाजे की ओर देखा। या शायद कोई अंदर है। मॉर्ग में हवा ठहरी हुई थी, लेकिन वह सन्नाटा किसी बड़े खतरे की आहट जैसा था। फ्रीजर से रिश्ता काला पदार्थ अब दीवारों पर फैल चुका था और उन पर बने रूम्स लाल रंग से चमक रहे थे। डॉक्टर राघव शर्मा और एरिक जॉनसन की नजरें जेन डो की लाश पर जमी थीं, जो अब फ्रीजर के अंदर खड़ी थी। उसकी धुंधली आंखें राघव को घूर रही थीं। राघव की जेब में रखा ताबीज गर्म हो रहा था और मॉर्ग का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। एरिक की आवाज कांप रही थी, डॉक्टर, कोई बाहर है। या शायद ये वहलदा है। राघव ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। एरिक, पीछे रहो, मैं देखता हूँ। वह सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ा। ठंडी स्टील की सतह पर उनके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बर्फ का एक ठंडा झोंका अंदर आया और बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने एक मोटा पुराना कोट पहना था और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर 9 रूम्स खुदे थे। तुम लोग अभी भी जिंदा हो? बूढ़े ने धीमी गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी। राघव ने सतर्कता से पूछा, आप कौन हैं और इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम हेल्गे है। मैं यहाँ वहलदा को रोकने आया हूँ। एरिक ने चौंक कर पूछा, आपको वहलदा के बारे में कैसे पता? हेल्गे ने मॉर्ग के अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी नज़र जेन डो की लाश पर पड़ी और उसने एक गहरी सांस ली। मैं उस अभिशाप का हिस्सा हूँ जो सैकड़ों साल पहले शुरू हुआ था। वहलदा कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह एक चुड़ैल थी जिसने अपनी शक्ति के लिए अपनी बस्ती को नष्ट कर दिया। पुजारियों ने उसे उस ताबीज में कैद किया, लेकिन तुमने उसका विच्छेदन शुरू करके अभिशाप को जगा दिया। राघव ने अपनी जेब से ताबीज निकाला। ये उसकी शक्ति को बांधता है। हेल्गे ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब वह आजाद होने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हारे डर और अतीत का इस्तेमाल करेगी।
तुमने उसका चेहरा देखा है ना? राघव को वेहेल्दा का सपना याद आया। वह अनन्या की तरह दिख रही थी। उनकी आवाज कांप गई। वह मेरी पत्नी की आवाज में बोल रही थी। हेल्गे की आंखें सिकुड़ गईं। वेहेल्दा तुम्हारे मन की कमजोरियों को जानती है। वह तुम्हें अपने वश में कर लेगी अगर तुमने उसे रोका नहीं। एरिक ने घबराते हुए पूछा, लेकिन उसे कैसे रोका जाए? हेल्गे ने अपनी छड़ी को जमीन पर ठोका और कमरे में एक अजीब गूंज फैल गई। ताबीज को नष्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए एक प्राचीन नॉर्स रस्म करनी होगी और इसके लिए एक बलिदान चाहिए। बलिदान? राघव ने चौंक कर पूछा। हेल्गे ने गंभीर स्वर में कहा, वेहेल्दा की शक्ति को बांधने के लिए किसी की जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है। पुजारियों ने ऐसा किया था और अब तुम्हें करना होगा। राघव और एरिक ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर और अनिश्चितता थी। उसी वक्त मॉर्ग की बत्तियां फिर टिमटिमाने लगीं। फ्रीजर का दरवाजा जोर से खुला और काला पदार्थ तेजी से बाहर निकला। वह अब दीवारों पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा था, जैसे कोई जीवित साया। हेल्गे ने अपनी छड़ी उठाई और कुछ प्राचीन नॉर्स शब्द बड़बड़ाए। पदार्थ हवा में रुक गया, लेकिन फिर एक चीख के साथ फर्श पर गिर पड़ा। राघव ने पूछा, आपने क्या किया? हेल्गे ने जवाब दिया, मैंने उसे थोड़ा वक्त दिया, लेकिन वेहेल्दा अब और मजबूत हो रही है। हमें जल्दी करना होगा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चमड़े से बंधी किताब निकाली। ये वह रस्म है जो ताबीज को नष्ट कर सकती है, लेकिन इसे करने के लिए तुम्हें वेहेल्दा का सामना करना होगा। राघव ने किताब को हाथ में लिया। उसका कवर ठंडा और भारी था और उस पर वही रून्स खुदे थे जो ताबीज पर थे। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, मॉर्ग में एक जोरदार हवा का झोंका चला। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उनमें से एक भयानक चीख निकली। एरिक पीछे हट गया, लेकिन राघव ने किताब को मजबूती से पकड़ रखा। हेल्गे ने कहा, वेहेल्दा नहीं चाहती कि तुम ये पढ़ो। वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। राघव ने किताब के पन्नों को पढ़ना शुरू किया। शब्द प्राचीन नॉर्स में थे, लेकिन अजीब तरह से वे उनके दिमाग में हिंदी में अनुवाद हो रहे थे। इस रस्म को पूरा करने के लिए ताबीज को आग में जलाना होगा और एक जीवित आत्मा की ऊर्जा उसमें डालनी होगी। राघव ने हेल्गे की ओर देखा। इसका मतलब क्या है? हेल्गे ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि जो इस रस्म को करेगा उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। एरिक की आंखें चौड़ी हो गईं। तो कोई मरेगा? हेल्गे ने सिर हिलाया। वेहेल्दा को हराने की कीमत यही है। अचानक मॉर्ग का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। इस बार खटखटाहट के साथ एक भयानक हंसी गूंजी। राघव ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन हेल्गे ने उन्हें रोका। उसे मत खोलो। ये वेहेल्दा का जाल है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, फ्रीजर से लाश धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी उंगलियां हिल रही थीं और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वेहेल्दा की आवाज कमरे में गूंजी, इस बार अनन्या की आवाज में। राघव, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुमने मुझे पहले छोड़ दिया और अब फिर छोड़ दोगे। राघव का दिल जोर से धड़का। वह अनन्या की यादों में खोने लगा, उसकी बीमारी, उसकी आखिरी सांसें। लेकिन हेल्गे ने उनकी बाह पकड़ी। ये वेहेल्दा है राघव। ये तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। लाश धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। एरिक चीखा और राघव ने किताब को अपने सीने से लगा लिया। हेल्गे ने अपनी छड़ी उठाई और फिर से नॉर्स शब्द बड़बड़ाए। लाश रुक गई, लेकिन उसकी काली आंखें अब हेल्गे को घूर रही थीं। अध्याय का अंत एक सवाल के साथ होता है, क्या राघव और एरिक हेल्गे की मदद से वेहेल्दा को रोक पाएंगे या उनकी कमजोरियां उन्हें नष्ट कर देंगी?
मॉर्ग का माहौल अब किसी कब्रिस्तान जैसा हो गया था। ठंडी हवा में सड़न की गंध थी और दीवारों पर फैले काले पदार्थ से रुंस चमक रहे थे। जेन डो की लाश, जिसे वेहेल्दा की आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था, अब फ्रीजर से बाहर निकलकर धीरे धीरे डॉक्टर राघव शर्मा, एरिक जॉनसन और बूढ़े हेल्गे की ओर बढ़ रही थी। उसकी काली आंखें हेल्गे को घूर रही थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। राघव ने प्राचीन नॉर्स किताब को अपने सीने से लगाया हुआ था, जबकि हेल्गे अपनी रुंसखुदी छड़ी को मंत्र पढ़ते हुए हवा में लहरा रहा था। पीछे हटो, हेल्गे ने चीखा। उसने छड़ी को जमीन पर ठोका और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। लाश रुक गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। वेहेल्दा की आवाज, जो अनन्या की तरह थी, गूंजी, तुम मुझे नहीं रोक सकते बूढ़े। तुमने पहले भी कोशिश की थी। राघव का दिल धड़क उठा। पहले भी उसने हेल्गे की ओर देखा। हेल्गे का चेहरा तनाव से भरा था। वेहेल्दा मुझसे पहले भी मिल चुकी है। मैं उसकी बस्ती का आखिरी पुजारी हूँ। राघव और एरिक स्तब्ध थे। एरिक ने कांपते हुए पूछा, आप सैकड़ों साल पुराने हैं? हेल्गे ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। वेहेल्दा की लाश ने फिर कदम बढ़ाया। राघव ने किताब खोली और रस्म के शब्द पढ़ने शुरू किए। हे ओडिन, शक्ति के देवता, इस अभिशाप को तोड़ो। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, कमरे की दीवारें कांपने लगीं। काला पदार्थ हवा में तैरने लगा और राघव की ओर बढ़ा। हेल्गे ने चीखा, राघव रुक मत, वह तुम्हें रोकना चाहती है। राघव ने हिम्मत जुटाई और पढ़ना जारी रखा, लेकिन उनकी आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। वे फिर से अनन्या को देख रहे थे, अस्पताल के बिस्तर पर, उनकी आंखों में आंसू। तुमने मुझे मरने दिया राघव, अनन्या की आवाज गूंजी। राघव का गला रुंध गया। नहीं, मैंने कोशिश की थी। उनकी आवाज टूट रही थी। एरिक ने राघव को हिलाया। डॉक्टर, ये वेहेल्दा का जाल है। जागो। लेकिन राघव खोए हुए थे। वेहेल्दा की लाश अब उनके करीब थी। उसने अपना ठंडा हाथ राघव के कंधे पर रखा और राघव को लगा जैसे उनकी सांस रुक रही हो। हेल्गे ने अपनी छड़ी से लाश को धक्का दिया और वह पीछे हट गई। एरिक, किताब ले, हेल्गे ने आदेश दिया। एरिक ने किताब छीनी और पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। काला पदार्थ अब एरिक की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में भी दृश्य उभरे। उसके पिता, जो समुद्र में डूब गए थे। तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? एरिक, पिता की आवाज गूंजी। एरिक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। वेहेल्दा की लाश अब और गुस्से में थी। उसने एक जोरदार चीख मारी और मॉर्ग का दरवाजा टूट गया। बाहर बर्फीला तूफान अंदर घुस आया और कमरे में अंधेरा छा गया। हेल्गे ने अपनी छड़ी से एक आग का गोला बनाया और वेहेल्दा की ओर फेंका। लाश जलने लगी, लेकिन आग बुझ गई। राघव अब होश में आ चुके थे। उन्होंने किताब वापस ली और तेजी से पढ़ना शुरू किया। इस ताबीज को आग में भस्म कर और अभिशाप को तोड़। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनकी जेब में रखा ताबीज गर्म हो उठा। राघव ने उसे निकाला। वह अब लाल रंग से जल रहा था। वेहेल्दा की चीखें और तेज हो गईं। वह अब हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम सब मरोगे, उसकी आवाज दीवारों से टकरा रही थी। राघव ने ताबीज को आग में डालने के लिए एक बर्नर जलाया, लेकिन वेहेल्दा ने हवा का एक झोंका भेजा और आग बुझ गई। हेल्गे ने कहा, राघव, तुम्हें बलिदान देना होगा। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को छोड़ना होगा। राघव ने चौंककर पूछा, कमजोरी? हेल्गे ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा अपराध बोध, अनन्या की यादें।
वहलदा उसी का इस्तेमाल कर रही है। राघव की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अनन्या की तस्वीर अपनी जेब से निकाली और उसे आग में डाला। जैसे ही तस्वीर जली, वहलदा की चीख कमजोर पड़ने लगी। राघव ने ताबीज को फिर से आग में डाला और इस बार वह जलने लगा। लेकिन तभी लाश ने एरिक को पकड़ लिया। उसकी काली आंखें अब एरिक के अंदर झांक रही थीं। एरिक चीखा, डॉक्टर मुझे बचाओ। मॉर्ग अब किसी युद्ध के मैदान जैसा हो गया था। दीवारों पर फैले काले पदार्थ से बने रून्स अब और तेजी से चमक रहे थे और हवा में एक भयानक ठंडक थी। जेन डो की लाश, जिसे वहलदा की आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था, ने एरिक को अपनी ठंडी मृत पकड़ में जकड़ लिया था। उसकी काली आंखें एरिक के चेहरे में झांक रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को चूस रही हों। एरिक की चीखें मॉर्ग में गूंज रही थीं, डॉक्टर मुझे बचाओ। डॉक्टर राघव शर्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने अनन्या की तस्वीर को आग में जलाकर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का बलिदान दे दिया था और ताबीज अब आग में जल रहा था। लेकिन वहलदा की शक्ति कम होने के बजाय और बढ़ रही थी। बूढ़ा हेल्गे अपनी रूंस खुदी छड़ी को हवा में लहराते हुए चीखा, राघव रस्म पूरी करो। ताबीज को पूरी तरह जलने दो। राघव ने जलते ताबीज की ओर देखा। उसकी लाल चमक अब कमजोर पड़ रही थी, लेकिन वहलदा की लाश अब और भयावह हो गई थी। उसका चेहरा अब जेन डो का नहीं था। वह एक प्राचीन डरावनी औरत का था, जिसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। यह वहलदा का असली रूप था। उसकी आवाज, जो पहले अनन्या की थी, अब गहरी और भयानक थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया, राघव। अब तुम सब मेरे हो। राघव ने किताब को मजबूती से पकड़ा और नॉर्स रस्म के आखिरी शब्द पढ़ने शुरू किए। हे ओडिन, इस आत्मा को बांध और इस अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले, वहलदा ने एक जोरदार चीख मारी। मॉर्ग की दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर बने रून्स फटने लगे, जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो। एरिक, जो अभी भी वहलदा की पकड़ में था, अब चुप हो गया था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राघव ने चीखा, एरिक हिम्मत मत हार। लेकिन वहलदा ने हंसते हुए कहा, वह अब मेरा है और जल्दी ही तुम भी मेरे होगे। हेल्गे ने अपनी छड़ी से एक और आग का गोला बनाया और वहलदा की ओर फेंका, लेकिन वह हवा में गायब हो गया। राघव ने देखा कि ताबीज अब पूरी तरह जल चुका था। उसकी राख स्टील ट्रे में बिखरी थी, लेकिन वहलदा की शक्ति कम नहीं हुई थी। हेल्गे ने गंभीर स्वर में कहा, ताबीज तो सिर्फ उसकी आत्मा को बांधता था, अब वह पूरी तरह आजाद है। हमें उसका सामना करना होगा। वहलदा की लाश अब हवा में तैर रही थी। उसने अपने हाथ फैलाए और मॉर्ग में एक अंधेरा साया फैलने लगा। राघव को फिर से अनन्या की यादें दिखने लगीं, उसकी हंसी, उसकी बीमारी और उसकी आखिरी सांसें। लेकिन इस बार राघव ने अपने दिमाग को काबू किया। तुम अनन्या नहीं हो, उन्होंने चीखा। तुम एक भ्रम हो। वहलदा की हंसी कमरे में गूंजी। भ्रम? मैं तुम्हारी सच्चाई हूँ, राघव। तुम्हारा अपराध बोध, तुम्हारा डर, ये सब मेरा है। उसने एरिक को छोड़ दिया और वह फर्श पर गिर पड़ा, बेहोश। फिर वह राघव की ओर बढ़ी। हेल्गे ने राघव को किताब थमाई। इसके आखिरी पन्ने पढ़ो। वहलदा को हराने का एकमात्र तरीका उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करना है। राघव ने किताब खोली और तेजी से पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शब्द बोले, वहलदा ने एक ठंडा झोंका भेजा और किताब उनके हाथ से छिन गई। राघव ने किताब को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहलदा उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब बदल रहा था, कभी अनन्या का, कभी एक प्राचीन चुड़ैल का।
तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने कहा। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उन्होंने फर्श पर पड़ी किताब उठाई और आखिरी शब्द चीखे, इस आत्मा को बांध और इसे हमेशा के लिए कैद कर। वहेल्दा की चीख इतनी तेज थी कि मॉर्ग की खिड़कियां चटक गईं। उसका शरीर हवा में कांपने लगा और उसकी आंखों की चमक कमजोर पड़ने लगी। लेकिन तभी एरिक की आंखें खुलीं। उसकी आंखें अब काली थीं। वहेल्दा ने उसका शरीर कब्जा लिया था। एरिक, राघव ने चीखा। एरिक ने राघव की ओर देखा, लेकिन उसकी मुस्कान वहेल्दा की थी। अब मैं तुम्हारे दोस्त में हूं, राघव। मुझे रोकने की कोशिश करो। मॉर्ग में अंधेरा साया और गहरा हो चुका था। दीवारों पर बने रून्स अब मंद पड़ रहे थे, लेकिन हवा में वहेल्दा की भयानक उपस्थिति अभी भी थी। एरिक जॉनसन, जिसके शरीर पर अब वहेल्दा की आत्मा ने कब्जा कर लिया था, राघव शर्मा की ओर मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान एरिक की नहीं, वहेल्दा की थी। उसकी काली आंखें राघव को घूर रही थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, राघव, वहेल्दा ने एरिक की आवाज में कहा, लेकिन उसमें एक प्राचीन डरावनी गूंज थी। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके हाथ में प्राचीन नॉर्स किताब थी, जिसके पन्ने अब खून से सने थे। बूढ़ा हेल्गे अपनी रून्स खुदी छड़ी पकड़े कमजोर पड़ रहा था। राघव, ताबीज की राख को रस्म में इस्तेमाल करो, हेल्गे ने कांपती आवाज में कहा। ये हमारा आखिरी मौका है। राघव ने स्टील ट्रे में पड़ी ताबीज की राख की ओर देखा। वह अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक अजीब चमक थी। वहेल्दा, एरिक के शरीर में हंसी। तुम्हारा बलिदान बेकार है। मैं अब आजाद हूं। उसने अपना हाथ उठाया और मॉर्ग की दीवारें फिर कांपने लगीं। फर्श पर बिखरा काला पदार्थ हवा में तैरने लगा, जैसे कोई जहरीला साया। राघव ने किताब खोली और आखिरी रस्म पढ़ना शुरू किया। हे ओडिन, इस राख को शक्ति दे और इस आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर। लेकिन जैसे ही उन्होंने शब्द बोले, वहेल्दा ने एरिक के शरीर से एक ठंडा झोंका भेजा। राघव का गला रुक गया और उनकी आंखों के सामने फिर अनन्या का चेहरा उभरा। तुम मुझे छोड़ गए, राघव, अनन्या की आवाज गूंजी। राघव ने अपने दिमाग को काबू किया। तुम अनन्या नहीं हो, उन्होंने चीखा और रस्म जारी रखी। हेल्गे ने अपनी छड़ी से एक चमकदार गोला बनाया और वहेल्दा की ओर फेंका। वहेल्दा ने चीख मारी और एरिक का शरीर हवा में कांपने लगा। राघव ने ताबीज की राख को किताब के एक पन्ने पर रखा और आग जलाई। जैसे ही राख जली, मॉर्ग में एक तेज रोशनी फैली। वहेल्दा की चीखें और भयानक हो गईं। नहीं, उसने चीखा। एरिक का शरीर फर्श पर गिर पड़ा और उसकी काली आंखें सामान्य होने लगीं। लेकिन वहेल्दा अभी हारी नहीं थी। उसकी आत्मा अब हवा में थी, एक काले साये की तरह। तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं अभी जीवित हूं, उसने कहा। राघव को एहसास हुआ कि रस्म पूरी करने के लिए एक आखिरी बलिदान चाहिए। हेल्गे ने राघव की ओर देखा। राघव, तुम्हें अपनी सारी कमजोरियां छोड़नी होंगी। राघव ने गहरी सांस ली। उन्होंने अनन्या की आखिरी याद को अपने दिमाग से निकाला और किताब को आग में डाला। जैसे ही किताब जली, वहेल्दा का साया कमजोर पड़ने लगा। लेकिन उसी वक्त हेल्गे ने अपनी छड़ी फेंकी और खुद को आग में झोंक दिया। मैं ये बलिदान दूंगा, वह चीखा। वहेल्दा की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। मॉर्ग में सन्नाटा छा गया। एरिक होश में आया और राघव ने उसे उठाया। लेकिन हेल्गे की राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। मॉर्ग में सन्नाटा छाया था, लेकिन यह सन्नाटा मृत्यु की तरह भारी था। हेल्गे की राख फर्श पर बिखरी थी और उसकी रून्स खुदी छड़ी अब टूटकर धूल हो चुकी थी।
डॉक्टर राघव शर्मा और एरिक जॉनसन दोनों थके और डरे हुए एक दूसरे को सहारा देकर खड़े थे। वेहेल्दा की आत्मा, जो एक काले साये की तरह हवा में तैर रही थी, एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई थी। लेकिन राघव का मन बेचैन था। उसने फुसफुसाते हुए पूछा। एरिक, जिसके चेहरे पर अभी भी वेहेल्दा की पकड़ के निशान थे, ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर, मुझे नहीं लगता वो अभी भी यहाँ है। उसकी आंखें मॉर्ग के कोने की ओर थीं, जहाँ ज़ेन डो की लाश अभी भी स्टील की मेज पर पड़ी थी। उसकी धुंधली आंखें अब बंद थीं, लेकिन उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र बड़बड़ा रही हो। राघव ने जलती हुई किताब की राख को देखा। ताबीज और किताब दोनों नष्ट हो चुके थे, लेकिन वेहेल्दा की उपस्थिति अभी भी हवा में थी। मॉर्ग की दीवारों पर बने रून्स अब पूरी तरह मंद पड़ गए थे, लेकिन फर्श पर बिखरा काला पदार्थ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई जीवित चीज। अचानक मॉर्ग की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। एक भयानक हंसी कमरे में गूंजी और वेहेल्दा की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार न अनन्या की, न एरिक की, बल्कि उसकी अपनी प्राचीन डरावनी आवाज में। तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं अभी हारी नहीं। काला पदार्थ हवा में उठा और एक विशाल साये का रूप लेने लगा। यह वेहेल्दा थी, उसका असली भयावह रूप। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल रंग से जल रही थीं। राघव ने एरिक को पीछे खींचा। एरिक, तैयार रहो। लेकिन एरिक के पैर कांप रहे थे। डॉक्टर, हम इसे कैसे हराएंगे? हेल्गे तो चला गया। राघव का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने हेल्गे की आखिरी बात याद की, अपनी कमजोरियों को छोड़ दो। वेहेल्दा का साया उनकी ओर बढ़ा। उसने अपने ठंडे अदृश्य हाथों से राघव को जकड़ लिया। राघव को फिर से अनन्या की यादें दिखने लगीं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने दिमाग को बंद कर लिया। तुम मेरे अतीत को नहीं छू सकती, उन्होंने चीखा। वेहेल्दा की हंसी और तेज हो गई। तब मैं तुम्हारे दोस्त को लूंगी। वेहेल्दा का साया एरिक की ओर मुड़ा। एरिक चीखा और उसका शरीर हवा में उठने लगा। राघव ने फर्श पर पड़ी हेल्गे की छड़ी के टुकड़े उठाए। उसमें अभी भी हल्की सी चमक थी। राघव ने उसे वेहेल्दा के साये की ओर फेंका और वह साया एक पल के लिए कमजोर पड़ा। राघव को एक विचार आया। उन्होंने फर्श पर बिखरे काले पदार्थ को इकट्ठा किया और उसे आग में डाला। जैसे ही पदार्थ जला, वेहेल्दा की चीखें और तेज हो गईं। नहीं, उसने चीखा। राघव ने देखा कि ज़ेन डो की लाश अब कांप रही थी। एरिक, लाश को जलाओ, राघव ने चीखा। एरिक ने हिम्मत जुटाई और एक बर्नर उठाया। उसने लाश पर आग लगा दी। जैसे ही आग ने लाश को छुआ, वेहेल्दा का साया और कमजोर पड़ने लगा। लेकिन उसने एक आखिरी हमला किया। उसने मॉर्ग की छत को तोड़ दिया और बर्फीला तूफान अंदर घुस आया। राघव और एरिक ठंड से कांपने लगे। वेहेल्दा की आवाज अब कमजोर थी। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरा अभिशाप रहेगा। राघव ने आखिरी बार चीखा। तुम्हारा अभिशाप आज खत्म होगा। उन्होंने लाश को पूरी तरह जलने दिया। वेहेल्दा का साया एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गया। मॉर्ग में सन्नाटा छा गया। लाश अब राख थी और काला पदार्थ गायब हो चुका था। राघव और एरिक एक दूसरे को देखकर सांस ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या वेहेल्दा सचमुच चली गई थी? मॉर्ग में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी जीत का नहीं, बल्कि एक अनिश्चितता का था। ज़ेन डो की लाश अब पूरी तरह राख हो चुकी थी और वेहेल्दा का काला साया गायब हो गया था। दीवारों पर बने रून्स की चमक मंद पड़ चुकी थी और मॉर्ग की ठंडी हवा में अब वह भयानक ठंडक नहीं थी।
डॉक्टर राघव शर्मा और एरिक जॉनसन दोनों थके और घायल फर्श पर बैठे थे, अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। राघव ने एरिक की ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? एरिक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। डॉक्टर, क्या वह सचमुच चली गई? राघव ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है हाँ, हमने सब कुछ किया जो हेल्गे ने बताया था, लेकिन उनके मन में एक शंका थी। वेहेल्दा की आखिरी बातें मेरा अभिशाप रहेगा, उनके दिमाग में गूंज रही थीं। अचानक मॉर्ग का दरवाजा खुला। पुलिस इंस्पेक्टर लार्स अपने मोटे कोट में अंदर आए। उनके चेहरे पर हैरानी थी। डॉक्टर शर्मा, एरिक, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब क्या है? उन्होंने मॉर्ग की हालत देखी, टूटी खिड़कियां, फर्श पर राख और दीवारों पर खरोंचें। राघव ने खड़े होकर कहा, इंस्पेक्टर, ये लाश, ये कोई साधारण लाश नहीं थी। यहाँ कुछ अलौकिक हुआ है। लार्स ने भौहें चढ़ाई। अलौकिक? डॉक्टर, आप थके हुए लग रहे हैं। चलिए, आपको घर ले चलते हैं। राघव ने विरोध नहीं किया। वे दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और मॉर्ग को पीछे छोड़ दिया। रास्ते में एरिक ने चुपचाप कहा, डॉक्टर, मुझे लगता है कि हमने उसे रोक दिया। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ एरिक, शायद, लेकिन उनके मन में एक अजीब एहसास था। जब वे अपने घर पहुंचे, राघव ने एरिक को विदा किया और अपने कमरे में चले गए। उस रात राघव को नींद नहीं आई। वे अपने बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव, यह अनन्या की आवाज थी। राघव ने झटके से उठकर देखा, लेकिन कमरा खाली था। ये मेरा वहम है, उन्होंने खुद को समझाया। लेकिन फिर से वही आवाज, मुझे मुक्त करो। इस बार आवाज में एक अजीब गूंज थी। राघव ने अपने कानों को बंद किया, लेकिन आवाज उनके दिमाग में थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उन्हें अपने कमरे के दर्पण में एक छाया दिखी। यह वेहेल्दा थी। उसकी काली आंखें उन्हें घूर रही थीं। तुमने मुझे नहीं मारा, राघव। मैं अब तुम्हारे अंदर हूँ। राघव की सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये संभव नहीं, उन्होंने चीखा। लेकिन वेहेल्दा की हंसी उनके कानों में गूंजी। तुमने मेरे अभिशाप को अपने अंदर ले लिया। अब तुम मेरे हो। राघव ने दर्पण की ओर देखा और उन्हें अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन उनकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर, आप ठीक हैं? यह एरिक की आवाज थी। राघव ने दरवाजा खोला और एरिक अंदर आया। मुझे भी वही सपना आया, डॉक्टर। वेहेल्दा, वह अभी भी है। राघव ने एरिक की आंखों में देखा और उन्हें एहसास हुआ कि शायद वेहेल्दा का अभिशाप सचमुच खत्म नहीं हुआ था। कहानी का अंत एक रहस्यमयी नोट पर होता है, जब राघव और एरिक दोनों अपनी आंखों में एक अजीब चमक देखते हैं। क्या वेहेल्दा सचमुच उनके अंदर है या यह उनका डर है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प था। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।